गुड इवनिंग स्टूडेंट, व्हाट्सअप और आप कैसे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, सीएफटी। और सीएफटी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आपको समझाया था और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा, वो मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे और उसी में देखेंगे नेक्स्ट आगे सीएफटी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे देखेंगे पार्ट 2 में, और इसके बाद और भी कुछ अगर रिमेनिंग रहता है सीएफटी में तो फिर उसको पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। चलो पार्ट 2 की बात करते हैं और पार्ट 2 में हम आज देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की क्या जरूरत पड़ी बच्चों? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की इसलिए जरूरत पड़ी, प्रॉब्लम ये आने लगी कि लिगैंड जो है वो दो टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो सकते हैं और एक वीक फील्ड हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक श्रेणी दी गई जिसका नाम है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी की हेल्प से, इस सीरीज की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो बच्चों कि कौन प्रबल लिगैंड है और कौन दुर्बल लिगैंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और कौन वीक लिगैंड है। इसमें कुछ लिगैंड्स को उनकी जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पर, उनकी प्रबलता के आधार पर अरेंज किया है। यहां से आप देखोगे I- जो है ये एक वीक लिगैंड है, Br- इससे बच्चों क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ऐसे ही क्या है, ये लिगैंड जो है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऐसे लिगैंड जो है इनकी क्या होती जा रही है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आप देखते चल लो यहां से आप देखो ये NH3, ये फिर EN क्या है, यहाँ पे EN है Fe1,2 डाइअमीन, फिर CN नेगेटिव और फिर उसके बाद NO2 नेगेटिव और फिर CO कार्बोनिल। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड कार्बोनिल है। कार्बोनिल जो रहता है इसकी प्रेजेंस में आप देखते हैं कि CFSE भी बहुत ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की जो एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने CFSE के बारे में बताया था आपको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था। आज ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी मैंने आपके सामने लिखी है। CFSE जो थी वो क्या बताई थी बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये जो d ऑर्बिटल है किसके पास, मेटल के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास जो d ऑर्बिटल होंगे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बीच में से स्प्लिट हो जाएंगी और स्प्लिट होने पर एक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा उसको बोलेंगे, वो अपन ने नाम दिया था। चलो उसी पे एक और बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको, आप जानना चाहोगे, बड़े मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है क्या, जो आपके लिए नीट के लिए और IIT के लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो देखिए अपन CFSE इज, आपको मजा आएगा बच्चों कि ये जो कॉन्सेप्ट है CFSE ये बहुत जगह यूज में आएगा। CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और आप बोलोगे कि एक CFSE एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा को अपन क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखो E इजिकल्स टू आप लिख सकते हो Sc/λ। तो ये जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो लैम्डा के क्या होती है, लैम्डा वेवलेंथ है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो आप लिख दोगे 1/λ। लैम्डा तरंग दैर्ध्य, जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी CFSE क्या होगी, उतनी कम। बड़ा गजब और मस्त कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड
बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे मैं आईआईटी की बात करूं और चाहे मैं नीट की बात करूं, दोनों के लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर नीट एंड आईआईटी। चलो बात करते हैं। तो यहां पे देखें, ये जो CFS ये वो लैम्डा की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलो एक बात। दूसरी चीज देखते हैं कि एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूं आपको कि किसकी CFS ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये अपन बात करते हैं। आपके सामने 3 बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 3 बेस्ट एग्जांपल। देखो, अगर मैं बात करता हूं CO और En का होल 3, ठीक है, और +3, एक मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, और इसके अलावा मैंने लिया CO और NO2 का होल 6, और आप ले लो इस पे चार्ज ले लो -3, ठीक है। एक ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं और एक इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, CO और H2O का होल 6 और +3, इसकी बात कर रहा हूं। अब बच्चों यहां से देखो, यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज, ये है कि ये जो En है, ये एथिन 1,2 डायमीन है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से किलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है इसकी वजह से, किलेशन, ठीक है। और ये NO2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, H2O जो है ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो H2O है, यहां से हम बोलेंगे H2O को, देखो ये H2O यहां पर आ रहा है, H2O जो है एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। लेकिन बच्चों इसको याद रखना कि आईआईटी के लिए और नीट के लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि H2O कोबाल्ट के साथ ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, बट इट ऑलवेज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, किसके साथ, विद CO। कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वीक लिगेंड है, लेकिन ये कोबाल्ट के साथ CO जब भी होगा उसके साथ इसकी अफिनिटी जबरदस्त होगी। इसका जो अफिनिटी होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, किसके साथ, CO के साथ, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि इसकी स्टेबिलिटी जो है CO के साथ बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहां पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। याद रखना बच्चों, आईआईटी के लिए, नीट के लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलो अपन ने ये बात करी, अब दूसरी बात करते हैं। यहां पे आपको ये बताना है, ये मैंने 3 आपके सामने कॉम्प्लेक्स रखे, इन तीनों की स्टेबिलिटी आपको डिसाइड करनी है। एक खास इंटरेस्टिंग चीज ये है कि En एथिन 1,2 डायमीन, इसके केस में किलेशन होता है। इसके केस में क्या होता है, किलेशन। मैं आपको समझाता हूं कैसे इसमें किलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका फॉर्मेशन जो होगा वो कैसे होगा, फॉर्मेशन होगा ऐसे, CO और ये आप ले लो H2O का होल 6 और ये है आपके पास +3। इसमें देखो 3En जोड़ दो आप, 3En जब आप जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, 3En जोड़ने पर ये आपके सामने कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो CO और En का होल 3 और ये +3 और प्लस में क्या होगा 6H2O बाहर। यहां से देखो, आप यहां से चेक करोगे कि ये कितना है 1, ये कितने 3, और इधर देखो आप ये 1 है और ये कितना है 6 है। तो यहां पे देख रहे हो तो ये टोटल कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट आपके 4 है, और यहां पे रिएक्टेंट देखोगे तो रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट है यहाँ पे टोटल 7। अच्छा, इधर साइड मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो इधर साइड मॉलिक्यूल बढ़ गए तो आप बोलोगे यहां से क्या, यहां से बोलोगे कि डेल्टा G जो है, डेल्टा S, नॉट डेल्टा G, डेल्टा S, एंट्रोपी वो क्या हो गई आपकी, एंट्रोपी वो इंक्रीज हो गई। डेल्टा S क्या हो गई, इंक्रीज। और अगर डेल्टा S इंक्रीज हो जाएगी बच्चों तो याद रखना डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S। तो ये जो डेल्टा G होगा, ये जितना ज्यादा इंक्रीज होगा डेल्टा S,
ये जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ये वैल्यू मोर नेगेटिव बनेगी, तो डेल्टा जी जो बनेगा वो ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये ज्यादा नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बन गया, ये अगर नेगेटिव आपका बन जाता है, तो उस केस में प्रोसेस कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। तो आप बोलोगे कि इस केस में जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलेगा इस केस में, ये अपन बच्चों बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि ये जो COEn का होल 3 जो बनेगा वो कैसे बनेगा, जब COH2 का होल 6 प्लस 3 इसके साथ 3En जुड़ेंगे, 3N1 डाइएन जुड़ेंगे, तो इससे बन जाएगा। ठीक है, और प्लस में 6H2 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल 1 है, इसके मॉलिक्यूल 3 है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे चेक करोगे ये 1 और ये 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ से देख रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो तो मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो आप बच्चों बोलोगे कि डेल्टा एस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा जी जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा बनेगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनता है तो ये रिएक्शन होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अपन बोलेंगे कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे कि स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो खास बात ये है बच्चों कि जब भी क्लेशन होगा तो क्लेशन के केस में क्या होगी, स्टेबिलिटी एकदम से क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि इसकी स्टेबिलिटी जो आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें NO2 जो है ये मोनोरेटेड लिगेंड है, तो इसके केस में क्लेशन नहीं होगा। और इसके केस में बात करेंगे तो यहाँ कोई क्लेशन नहीं है। NO2 और H2O को कंपेयर कर लो, ये H2O और ये NO2, आप देख रहे हो NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और H2O क्या है, उससे वीक लिगेंड है। तो इसलिए स्टेबिलिटी अपन ये बोले। ये सबसे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्लेशन हो गया। देखो वैसे आप कंपेयर करोगे EN ये रहा और NO2 ये रहा, लेकिन EN के केस में क्लेशन हो जाता है जिससे स्टेबिलिटी एकदम से राइज हो जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये आप बोलोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। और बच्चों इंटरेस्टिंग चीज, ये तो स्टेबिलिटी पूछी जाती है, और इसका अगर वेवलेंथ पूछा जाए, लैम्डा का ऑर्डर पूछा जाए, तो आप बच्चों बोल दो इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि लैम्डा और जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, जस्ट इनवर्स। CFAC अगर पूछेगा तब भी इसकी सबसे ज्यादा होगी CFAC, फिर उसके बाद इससे, फिर उसके बाद इसकी। और लैम्डा का पूछेगा तो उल्टा। तो लैम्डा का पूछेगा तो अपन क्या लिख देंगे, CO, और क्या लिखेंगे EN का होल 3, और क्या बोलोगे +3। ठीक है, फिर CO और NO2, इसका क्या लिखोगे होल 6 और ये -3, और फिर क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे उसके बाद लिखोगे CO और H2O का होल 6 और +3। ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे अपन किसका ऑर्डर, ये है ऑर्डर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा ऑर्डर। ठीक है, तो खास अपन ने जो चीज देखी वो ये देखी, एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक एग्जांपल देगा यहाँ पे, एक एग्जांपल। ठीक है, और इस एग्जांपल में देखा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, और इस एग्जांपल में अपन ने देखा लैम्डा का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कुछ देखा और CFAC देखी। इसके अलावा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात किया। तो ये पार्ट 2 था बच्चों, ये CFT का पार्ट 2 था। इसके नेक्स्ट जो आगे पार्ट आएगा वो CFT पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।